नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पर्व या यूं कहें लोकतंत्र का उत्सव समाप्त हो चुका है। जनता ने मतदाता बनकर के अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मेहनती और अथक प्रयास करके इलेक्शन का काम सुचारू रूप से संपन्न कराया और तमाम जिला स्तर से लेकर के और प्रदेश स्तर के सरकारों ने और प्रशासन ने बहुत ही मशक्कत के साथ पूरे चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया। इसके लिए सभी साधुवाद के पात्र हैं। रण हुआ उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का, पंजाब का, मणिपुर का, और यहां पर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ आपने देखा। गोवा का भी, माफ करिएगा, 5वां राज्य गोवा भी है, और 4 राज्यों में भगवा लहराया, 1 राज्य में झाड़ू की सुनामी चली। सब कुछ हो जाने के बाद, चुनाव के पहले, मतदान हो जाने के बाद, मतगणना संपन्न होने के पहले और मतगणना संपन्न होने के बाद बस एक ही बात निकल के आ रही है, जो जीता है वो मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त कर रहा है और जो गद्दी नहीं पा सका वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहा है। और भारतीय राजनीति की अब यह विडंबना हो चुकी है, यह नियति हो चुकी है कि जिस माध्यम से यह चुनाव संपन्न होता है उस संस्था को, और लोकतांत्रिक भारत में, हमारे देश में संविधान प्रदत्त एक अधिकार का प्रयोग करने का जो एक तरीका है और उसके लिए जो संस्था बनाई गई है, उस संस्था पर ही सवाल या निशान खड़ा कर दिया जाता है। सवाल यह है कि क्या ये जायज है या नहीं। इस पर तो चर्चा कई बार हो चुकी है, लेकिन अब ईवीएम हैक नहीं, ईवीएम चुरा लेने का भी ठीकरा फोड़ा जा रहा है। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, और आरोप कोई नहीं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, हालांकि उसके पहले वो क्रांति तक कर रहे थे, वो और उनके सहयोगी 24 घंटे पहले क्रांति की बात कर रहे थे और ईवीएम की रक्षा के लिए सभी कार्यकर्ताओं से मुस्तैद रहने का आह्वान कर रहे थे। यही नहीं, इस देश के महान किसान नेता राकेश टिकैत तो किसानों से 24 घंटे के लिए सब कुछ छोड़ करके सिर्फ ईवीएम की रक्षा करने की बात कर रहे थे। तो ईवीएम हैक से लेकर के ईवीएम रक्षा, और कहीं ना कहीं हर एक स्थान पर जो भी आरोप लगाया जा रहा है वो ये कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हुई है। अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया था, वो ट्वीट भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन विपक्ष की एक सशक्त नेता ममता बनर्जी ने कहा क्या है ईवीएम को लेकर के, और भाजपा की जीत को बताया क्या है, जरा आप सुनिए एक बार। घर में मेरे को जो लगा कि इतना ईवीएम का खिलाफ में कंप्लेन हुआ, एंड बनारस डीएम इज आल्सो सस्पेंडेड, सो फॉर आई नो, आई हैव सीन द पेपर। सो if a DM is suspended because of his EVM मशीन को उठाने के लिए, तो EVM मशीन को छुपाने के लिए, तो ये तो बहुत बड़ा ये ग्रांसस है। हमको लगता है अखिलेश को हरा दिया गया है। ये बहुत सारे लूट भी चला है। अखिलेश को डिप्रेस नहीं होना चाहिए, अपसेट नहीं होना चाहिए, जनता का पास जाना चाहिए और इसको चैलेंज करना चाहिए कि हर इलेक्ट्रॉनिक मशीन को, जो हम कहते हैं कि फॉरेंसिक टेस्ट होना चाहिए, कि ये वही मशीन है जिसमें लोगों ने वोट दिया और वही मशीन है से दोबारा लेके आया। जो पंजाब में नहीं हुआ कि पंजाब में आपका वर्कर्स प्रोटेक्ट किया है, हमारा इधर में भी यही करने चाहते थे। हमारा इधर में भी हम लोग मशीन को गार्ड करते हैं, लेकिन यूपी में गार्ड करने का कोई तरीका नहीं है। तो अखिलेश अगर हारा है, बीजेपी अगर जीता है, तो पॉपुलिस्ट वोट के लिए नहीं जीता है, पॉपुलर मैंडेट नहीं मिला, लेकिन इसको मशीनरी का मैंडेट मिला। तो ये ममता बनर्जी का बयान है, मशीन की जीत। और ये वही ममता बनर्जी हैं जो बहुत बड़ी जीत हासिल की थी बंगाल के चुनाव में, और मोदी के रथ को रोका था इन्होंने। और उस समय ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ा गया, लेकिन उस समय मन में कुछ बात थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 75 सीटों तक बहुत अच्छी तरीके से टीएमसी को चुनौती दे करके वहां पर विजय रथ पर आगे बढ़ी थी। उनके मन में यह बात थी, इसलिए इस जीत को, भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने मशीनी जीत बता दिया है।
और अखिलेश यादव से आगे लड़ने का भी आह्वान कर रही हैं। देखिए क्रांति की बात प्रकारांतर से किस तरह से बदल रही है। चुनाव में जीत और हार ये दो पहलू हैं। लोकतंत्र में इसे सहज तरीके से लेना चाहिए था, लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ जब लोकतंत्र के रक्षा के लिए अखिलेश यादव ने यह कहा था ठीक मतगणना के पहले कि यह अंतिम लोकतंत्र का चुनाव है, इसके बाद क्रांति होगा। आप सोचिए, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक नेता किसी पार्टी का मुखिया, वो भी नौजवान, क्रांति का आह्वान करे। हालांकि अब वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। सवाल यह है कि ईवीएम पर ठीकरा क्यों फोड़ा जा रहा है? क्यों हर एक प्रशासनिक अधिकारी को जो इलेक्शन के दौरान सीधे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अटैच्ड होता है, अफिलिएशन होता है, उसके निर्देश पर काम होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसी संस्था पर सवालिया निशान। और ये आज से नहीं, ये जब से ईवीएम हमारे देश में चुनाव के एक प्रमुख प्रणाली का हिस्सा हो गई तब से। और इस ईवीएम को मैनेज करने के लिए तमाम तरीके से बातें कही जाती हैं, और कुछ तो मोबाइल से उसे मैनेज करने की बात कहते हैं, प्रमाण किसी के पास नहीं है। और इसके लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से समय समय पर डेमो करके दिखाया गया कि ऐसा संभव ही नहीं है। फिर भी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना ही फोड़ना है। ऐसे में आखिर में होना क्या चाहिए कि ये सभी दल के नेता, चाहे वो जिस पार्टी के हों, अगर ईवीएम पर निशाना साध रहे हैं तो भारतीय लोकतंत्र की जड़ में कहीं न कहीं अविश्वास का भाव उत्पन्न होता है। एक वर्ग जो विरोध के रूप में ये बोल रहा है वो अविश्वास फैलाता है। लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होती हैं। करना क्या चाहिए, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। देवराज आहूजा साहब, नेता भाजपा, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। योगेंद्र यादव, नेता सपा, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत। सुनील कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत। और हम स्वागत करना चाहेंगे मोहम्मद अमीन साहब का, जो रिटायर्ड ज्वाइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, सबसे पहले अमीन साहब, आपसे ही बहुत दुख होता होगा जब इस तरह की बात आप लोग सुनते होंगे, क्योंकि आप रिटायर्ड हैं, एक वरिष्ठ पद पर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर। देखिए, सवाल दुख का नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का है कि वो ममता बनर्जी जिन्होंने लेफ्ट से सरकार ली और 10 साल तक वो चीफ मिनिस्टर रही, लेकिन जब उनका चुनाव हुआ तब उन्होंने पिछले चुनाव में सीधा जो है चुनाव आयोग को आरोप लगाए थे और ये कहा था कि चुनाव आयोग जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के अंडर में काम करता है। ये बड़ी शर्म की बात है। और तब भी मैंने इस बात को कहा था कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और हमेशा निष्पक्ष चुनाव कराती है, वो किसी का भेदभाव नहीं करती है। और देखिए इसके बाद क्या रिजल्ट आए कि उसका चुनाव हुआ और वो एक इलेक्शन में हार भी गई। अपने जो असेंबली का इलेक्शन था खुद तो हार गई, लेकिन दूसरी पार्टी तो आ गई पावर में। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन है। उसके बाद वो बाई इलेक्शन भी जीती, उसके बाद फिर उन्होंने बिल्कुल अपना चिट्ठी कार्ड रखी थी। इसी के देखिए, आप इससे पहले अभी जब इलेक्शन के चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त भी मेरी एक दिन टिकट से 1-1 हुई, 2 चैनल पे हुई और दोनों चैनलों पे उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं किसानों को 2 दिन की छुट्टी लेने के लिए, क्योंकि ईवीएम में बेईमानी होगी। आपको ये क्लियर कर दूं कि जब से चुनाव आयोग ने ईवीएम से चुनाव कराना शुरू किया है तो ईवीएम में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होती। आपको याद होगा कि 2015 में ये बात उठी थी और तो बहुत सच्चाई से उठाया गया था और सबने ये कहा था कि हर पार्टी के लोगों ने उस वक्त अपनी अपनी राय दी थी और ये कहा था कि हैक हो सकती है। इसमें सबसे पहले तो ये आम आदमी पार्टी जो आज पंजाब में आई है फुल पावर में, उसके नेता ने कहा था कि ऐसा है कि ये हैक हो जाती है। उस देश से इलेक्शन कमीशन ने अपना पक्ष रखने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हम संवैधानिक हैं और हम निष्पक्ष हैं, उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर हैकाथन बुलाया पार्टी का, और फ्रांस पार्टी का हैकाथन बुलाने के बाद इनको सबको नोटिस दिए गए कि आइए आगे हैक करिए। तो हैक करने के क्रम में कोई नहीं आया। फिर
एक लेफ्ट पार्टी का लीडर आया और उसने देखा, बाकी सब चले गए, कोई भी सामने नहीं आया इलेक्शन कमीशन के। तो ये तो सरासर बातें हैं। और आप देखिए कि इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन को कहा जाता रहा कि साहब हम बटन दबाते हैं, ये बटन पता नहीं किसका दबता है। इसके लिए भी रिसर्च की गई और एक मशीन आई, उसका नाम था वीवीपैट। इसके आगे कोई नहीं कह सकता कि हमने बटन दबाया है और किसी और को वोट दिया है। अभी बात साबित हो गई है। इसके लिए हमारे स्टेट के जो हाईकोर्ट है वहां से भी वर्डिक्ट आए और सुप्रीम कोर्ट की बात आई। अब देखिए आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हमारे हाईकोर्ट के जजेस और सारे बड़े बड़े अधिकारी सब जाते हैं वोट देने के लिए। कोई इस बात को नहीं कहता कि साहब हम हमारे वोट से गड़बड़ है। और देखिए आपको प्रक्रिया बता दूं कि जब इलेक्शन कमीशन कराता है उससे पहले एसएलसी होती है, फर्स्ट लेवल चेक ऑफ मशीन। इन मशीनों को क्या होता है, इन मशीनों को चेक किया जाता है। उस वक्त सारी पार्टी के लीडरान को और हमारे जो चुनाव अधिकारी हैं को बुलाते हैं कि देखिए आपके प्रेजेंस में ये होगा। और उसके बाद जब मशीनें स्ट्रॉन्ग रूम में चली जाती है, उसके बाद जब इलेक्शन शुरू होता है तो पोलिंग स्टेशन पर हमारी मशीनें जाती हैं। उस वक्त भी सारे पार्टी के हमारे जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं ऑथराइज, वो बुलाए जाते हैं। उनके सामने रैंडमली चेक होता है कि आप देख लीजिए इसमें कोई मशीन खराब है कि नहीं है। और इस तरह की बातें कहना तो सिर्फ बड़ी बात हो गई कि एम्पायर बेईमान है, खेलना आता नहीं है, रन बनाने आते नहीं है, आप आउट हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात कही है सर, बहुत बड़ी बात कही है और आपकी नाराजगी सहज समझ में आती है। और आपने तो उदाहरण सहित बता दिया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के सामने और वामपंथी नेताओं के सामने क्या कुछ इलेक्शन कमीशन ने साबित करने की कोशिश की, किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ी थी। उसी का जिक्र मैंने कहा। पंजाब में पावर में आया। जी 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 मैं इस संदर्भ में योगेंद्र यादव जी से पूछूंगा, जो समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं। योगेंद्र जी, क्यों ये सब आप लोग कहते हैं? मतलब हारने जीतने को लेकर के आप किसी भी संवैधानिक संस्था पर इस तरह से सवाल उठाते हैं? आपको नहीं लगता कि एक बड़ी जिम्मेदारी से आप लोग भाग करके और ये बहुत सस्ती लोकप्रियता या अपने हार के कारणों से बचने के लिए आत्ममंथन करने से भागने के लिए एक रास्ता है? क्या करते हैं आप लोग? ये न्याय झूठ है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। अच्छा। उत्तर प्रदेश का दिल्ली। अच्छा, लोकतंत्र की हत्या हुई है। योगेंद्र जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिटायर्ड, माफ करिएगा, ज्वाइंट डायरेक्टर योगेंद्र जी, पहले मेरे सवालों को सुनिए आप। योगेंद्र जी पहले मेरे सवालों को सुनिए। इस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ज्वाइंट डायरेक्टर बैठे हुए हैं, वो बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने कतई, चुनाव आयोग भाजपा का कठपुतली बनकर चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में काम किया। आपको शर्म करनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप योगेंद्र यादव जी, चुनाव तो आप हार ही गए हैं, आप अराजकता की सीमा को लांघ रहे हैं। यहाँ तक कि बूथों पर गोली से लेके धन और बल और लाठी तक का पहरा रखा, आम आदमी को प्रलोभन दिया, गुंडई, दबंगई। अच्छा, और 125 सीट जो आप जीते हैं, बीजेपी को जिताने में लगा रहा। अरे भाई 125 सीट जीते हैं ना। योगेंद्र जी, आप लोग क्या बोलते हैं ये भी नहीं समझ पाते। आजमगढ़ में वहाँ बीजेपी कभी अपना खाता नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद है सोनभद्र। अरे आजमगढ़ की राजनीति आप हमें मत बताइए, पहले जो मैं सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दीजिए योगेंद्र जी। और सीधी बात आप कह रहे हैं कि प्लीज अमीन सर, अब मैं आपको रोकूंगा चूंकि ये समाजवादी पार्टी के ये प्रवक्ता हैं। देखिए, झल्लाहट में ये बात मत बोलिए। आप नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अदा करेंगे 5 साल करेंगे ना, तो इस तरह का बयान देके यूपी में अराजकता नहीं हो सकती। योगेंद्र यादव जी, क्रांति तो आप कर ही रहे थे, अब क्रांति करने का अंदाज भी बदल दिया आपने। देवराज जी, मैं आपके पास आता हूं। सुनील कौशिक जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये भारतीय राजनीति की इतनी बड़ी विडंबना है
क्या कहा जाए? मैं जवाब देना चाहूंगा दिवाकर जी। नहीं देवराज जी, अभी मैं आपके पास आऊंगा, प्लीज प्लीज आप चुप रहिए। सुनील कौशिक जी, सुनील कौशिक जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सुनील कौशिक जी, लगता है सुनील कौशिक तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। हाँ, देवराज आहूजा जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अब आप अपनी बात रखिए। दिवाकर जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को और हम जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उनके वोटर्स को और हमारी सर्वोच्च संस्था निर्वाचन आयोग को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ। इतने अच्छे लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में सरकार अपना स्थापित की, तो जो पुनः उन्होंने गठन किया, तो उसके लिए आप सबका धन्यवाद। एक बात अभी मैं सुन रहा था समाजवादी पार्टी के बंधु को, आप ही देखिए जिनका काम माफियावाद, गुंडाराज, जमीन हड़पना, कानून व्यवस्था को धता बताना, क्रांति की बात करना, आप देखिए लोकतंत्र के अंदर हमारी सर्वोच्च संस्थाओं में से चुनाव का इतना सुंदर संचालन करती है निर्वाचन आयोग, जिसमें इतनी अच्छी तरह से आज तक कितने चुनाव जो है अपना निपटा दिए ईवीएम के बाद भी, आज तक कोई एलिगेशन नहीं आया। जैसे भी जो चुनाव अधिकारी बैठे ज्वाइंट डायरेक्टर साहब, मैं इनका अभिनंदन करूंगा और जो लोकतंत्र में जो निर्वाचन आयोग के ये पूर्व अधिकारी रहे हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी और आपके पूरे चुनाव आयोग को, निर्वाचन आयोग को मैं पूरा अपना। नहीं ठीक है सर, आप अपनी बात रखिए, बात को आगे बढ़ाइए सर। हाँ नहीं, आप ये देखिए कि जिस अपना राज्यों में अपना जो ममता बनर्जी की बात आप कर रहे हैं, तो जैसे अभी जो चुनाव अधिकारी ने बताया इतने आप जो प्रचंड बहुमत से वहां जीते, हमने तो आवाज नहीं उठाई वहां पर, हमने तो कभी अल्लाह नहीं किया। यही दिक्कत जो है केजरीवाल, ये जो अराजक लोग हैं ना यहाँ पर, जैसे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो गए या अपना ममता बनर्जी, ये क्या कि मीठा मीठा गपगप कड़वा कड़ा थू, तो जब चुनाव आ जाते हैं तो इनको ईवीएम के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। ईवीएम, अरे भारत के आप अपने लोकतंत्र को जो है मानते नहीं है, उन्हें विश्वास नहीं करते। आप सुप्रीम कोर्ट पे जो टिप्पणी करते हैं, आप केंद्र सरकार पे टिप्पणी करते हैं, आप तो राष्ट्रपति तक से भी आप ये देखिए जब एक तरफ जो रशिया यूक्रेन जैसे अपना वॉर चल रहा है, आज पूरा जो विश्व में ये बात साबित हुई कि देश जो एक होना चाहिए, देश सर्वोपरि होना चाहिए। उसके बावजूद भी इस तरह की बातें करना, देश के लोकतंत्र को कमजोर करना, हमारे भारत की जो खूबसूरती। ठीक है आहूजा जी, देवराज आहूजा जी, मैं रोकूंगा क्योंकि इनसे सवाल करना चाहिए और इनसे जवाब लेना ही चाहिए। योगेंद्र जी, आपको ये नहीं लगता कि आपको जनता ने विपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए आगे बढ़ाया है? और विपक्ष की भी एक भूमिका होती है, भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष की सार्थक भूमिका अदा किए और कराए जाने की जरूरत है और इस पर सार्थक चर्चा की जरूरत है, क्योंकि मजबूत विपक्ष की दरकार है इस देश में। लेकिन विपक्ष इस तरह से झल्लाहट की स्थिति, और मैं आपको जानकारी दे दूं कि आपके पार्टी के आपके नेता ने शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। शिवपाल यादव जी से बड़ी उम्मीदें हैं कि वो भविष्य में विधानसभा से लेकर सड़क तक हमेशा सरकार पर एक लगाम कसने की कोशिश करेंगे। हमारी ये चाहत है एक नागरिक और पत्रकार होने के नाते। लेकिन इस तरह के आरोप, आपको क्यों नहीं लगता कि आपको सरकार ने सत्ता करने के लिए, माफ करिएगा, जनता ने सत्ता करने के लिए, सत्ता भोगने के लिए नहीं चुना है, तो आप उसको स्वीकार क्यों नहीं करते? हम लोहिया जी जदेश्वर मिश्र जी के अगुवाई है, हम लोग सरकारों के लिए नहीं लड़ते हैं। लोकतंत्र में ये जो हत्या हो रही है, मैं तो कहता हूँ क्यों नहीं चुनाव आयोग क्यों नहीं जांच करा देता? गाजीपुर की क्यों नहीं जांच करा रहा? ये खुलेआम वीडियो वायरल हो रहा, आप सुन रहे होंगे, एक पीठासीन अधिकारी खुलेआम कह रहा बनारस वाला ईवीएम पूरे ट्रक पकड़े गए। क्या ये इनके घर के डबल बेड बनाएंगे उठा के कभी किसी घर में डाल देंगे? मोहम्मद अमीन सर, अमीन सर, क्यों नहीं चुनाव आयोग जांच कराता? हम तो ये मान रहे हैं, अगर आपको कहीं न कहीं इसमें गड़बड़ लगता है, मैं विपक्ष में हूँ, मेरी पार्टी, आप हमसे सामने करके भाई, अब बाद में कई प्रवक्ता पर डाल दिए भाजपा वालों ने, कहीं वो कहीं नहीं, वो तो ट्रेनिंग के लिए जा रही है। क्या विपक्ष दूसरे दल से आप ये भी नहीं पूछेंगे कि ये कहाँ जाएंगे? हाँ, अब आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। अमीन साहब से सवाल का जवाब सुन लीजिए प्लीज। एक रिटायर्ड अधिकारी हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर रहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, वो आपके साथ बैठे हुए हैं, आप उनकी बात सुनेंगे? जी सर, अब आप बोलें। देखिए साहब, ऐसा है कि ये बात मेरी जानकारी में आई थी
बनारस से हुआ है। और आपको मैं ये बता दूं कि 2014 में भी एक केस हुआ था। इस चक्कर में स्टेट जो है उसको दी जाती है मशीनें, वो बेचारा ले गया अपने घर पर, और ले जाने के बाद घर की वजह से कि मशीन कहीं तो हमारी गाड़ी से कोई निकाल न ले, उस मशीन को लेके अपने घर के अंदर चला गया। उसके लड़के ने उसको, वो इंजीनियर था, और उसने क्या किया कि उस मशीन को खोल के देख लिया और उसको वीडियो वायरल हो गया। साहब उसको सस्पेंड कर दिया गया सेक्रेटरी स्टेट को, और उसके खिलाफ एक्शन हुआ और बनारस का केस है, पिछला पुराना बता रहा हूँ। और इस बार जो हुआ है वो हमारी ट्रेनिंग की मशीनें थी। क्या हमको ट्रांसपोर्टेशन का अधिकार नहीं है? सिवाय झूठ बोलने के अलावा आपको वो ये क्या है? क्या विपक्ष का ये भी नहीं है कि आप हम मनाएंगे उठा के घर में डाल देंगे जाके। ये पार्टी का ताज बनता है, चुनाव आयोग का ताज बनता है। कैसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं आप? दुनिया का नहीं सब माइक बंद कर दिया। प्रोटोकॉल के नाते उसने क्या किया कि हमारी सिक्योरिटी की कारों ने स्क्वाड नहीं किया। इसकी वजह से क्योंकि डमी मशीन थी, एसडीएम ने नहीं समझा, इसलिए एसडीएम को ट्रांसफर कर दिया, उसकी जांच हो रही है। आप बेफिक्र रहिए इस बात को। हमारे यहाँ जहाँ कहीं बहुत पकड़ी जाती है जांच बनती रही है। लोकतंत्र में आप देख रहे हैं, लोकतंत्र में 8 दिन तक आप देख रहे हैं, 1 साल तक किसान चिल्लाते रहे। कब कहाँ लोकतंत्र? लोकतंत्र की हमें बीजेपी ने हत्या की। और इलेक्शन में आप सुनिए, क्यों सोनभद्र में आपके एटीएम के पास सीपी पकड़े गए? 2012 में मेरा खिलेश आया था तो इलेक्शन कमीशन बेईमान था। 2007 में मायावती आई थी, बहुजन समाज में तो इलेक्शन कमीशन बेईमान था। लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, ये चुनाव में कभी भी नहीं करना चाह रहे। ये सिर्फ प्रदेश की जनता को चुनाव आयोग तक पुतली बन के इतना काम पुतली बन के योगेंद्र यादव जी भड़ास निकाल लिए अब आप। भाजपा का कठपुतली बन के चुनाव योगेंद्र यादव जी भड़ास निकाल लिए अब आप सुनिए। एक रिटायर्ड ज्वाइंट डायरेक्टर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबद्ध रहे हैं, सुन तो लीजिए, अब आप सुनिए, हो गई बात। जहाँ पे जाए जाए, जहाँ पे हमारा है मैं मानता हूँ, लेकिन ये दोनों है कि खुलेआम नंग नाच हो रहा है। खुलेआम रात में आपका एक अधिकारी, एडीएम लेवल का अधिकारी आपका सीपी पैंट लेके खुलेआम जा रहा है। हमारे यहाँ कन्नौज में खुलेआम चुनाव आयोग शिकायत करते रहे, तो 3 राउंड गिनती नहीं होने दी, खुलेआम। अच्छा ये बताइए योगेंद्र यादव जी, एक बात बताइए। अरे सुनिए भाई, योगेंद्र जी सुन तो लीजिए। बीजेपी की सरकार है। अब सुनिए। एक ट्रक, मान लीजिए हम सब कुछ छोड़ते हैं, हालांकि सब कुछ बता दिया गया कि क्या कारण था, किस लिए वो ट्रक आगे बढ़ी और क्या था, सब कुछ बता दिया गया। खैर मत मानिए, आप ये बताइए, एक ट्रक ईवीएम मान लीजिए चोरी कर ली गई, पूरा प्रदेश हार गए आप, बोलिए। तो उसकी जांच क्यों नहीं कराएगी? अरे जांच होगी ना, बनारस का मामला है ना, आप जहां जहां का बोल रहे हैं जांच कर ली जाए। उनको हटा दिया वही जांच है, सिर्फ उनको हटा दिया यही सजा है। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको सोनभद्र में ठीक लेके जा रहे हैं, तो ठीक क्या कौन सी कार्रवाई है? सिर्फ उनको हटा दो यही कार्रवाई है। चलिए मान लिया, और बताइए। योगेंद्र यादव जी, यस, आपको अब शायद प्रोसीजर पता होना चाहिए, वो आपको पता नहीं है। खैर आप योगेंद्र यादव जी याद करिए, फिर मैं कह रहा हूं, आप समझते हैं जनता मूर्ख है, नहीं है, मत गलती करिए, ये चिल्लाइए मत, और सत्य को सुनिए। और सत्य यह है कि आपको नेता विपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए आपकी पार्टी, आपके नेता को चुना गया है। इस भूमिका में आने की तैयारी करिए। जनादेश था जहाँ पे कार्यकर्ताओं ने ईवीएम रखा ली, जहाँ कार्यकर्ताओं ने गड़बड़ नहीं होने दिया, वही बच्चे हैं। तो क्या क्रांति करेंगे? क्या 60 सीटें 1000 से लेकर 2000 तक हटवाएंगे। क्रांति करेंगे? क्या क्रांति करेंगे?
हेलो, हाँ, क्रांति करेंगे। बोलिए तो योगेंद्र जी, अब आप बोलिए। पूरी तरीके से हत्या हो रही है, ये तो चुनाव बंद करा दिए जाए। अच्छा, अच्छा। इलेक्शन कमीशन ठीक है। एक वोट से हार जीत होती है। डीसी जोशी राजस्थान के एमएलए से एक वोट से हार गए, इनकी भाई पूजा करने चली गई। योगेंद्र जी, अब फिर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। अमीन सर, इनको पहले मैं आज इनसे सवाल पूछने दीजिए और ये नॉन स्टॉप ये डिबेट चलेगा। योगेंद्र जी, आपको ये मानना पड़ेगा कि आप लोग अब अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। आने का प्रमाण नहीं तो मेरा दिव्यापुर मेरे जीते हुए विधायक प्रमाण पत्र नहीं तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आज विपक्ष के नेता बनो, इन्होंने जिलाधिकारी को फोन किया, मैं आ रहा हूँ। इसके बाद वही विधायक जी को, भाजपा विधायक को प्रमाण पत्र दिया जाता है जब विपक्ष नेता माननीय सुभाष सिंह यादव ने जिलाधिकारी से बात की, मैं मौके पर आ रहा हूँ। 5 उदाहरण, ये 5वां उदाहरण है। मैं फिर कह रहा हूं योगेंद्र यादव जी, आज मैं आपसे ही सवाल करूंगा और मैंने कहा कि जितनी देर आप बोलेंगे उतनी देर यह चर्चा जारी रहेगी। मैं फिर सवाल करूंगा, क्या आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने 202 सीट दिया है? बोलिए, दिया है? लोकतंत्र में हाँ। आज मेरी जनता चिल्ला रही है, उत्तर प्रदेश की जनता चिल्ला रही है कि मैंने इतना वोट डाला, इतनी बड़ी लहर, इतना बड़ा सबको। कोई लहर नहीं थी आपकी लहर ही नहीं थी। सवाल यही है कि लहर तो आपने हवा महल पे लहर खड़ा कर दिया था। अगर आपको याद हो तो 3 चर्चाओं में, योगेंद्र यादव जी अब आप सुनिए, 3 चर्चाओं में आप की जनता ने लड़ा, मतदाताओं ने लड़ा। योगेंद्र जी, सरकारी मशीनरी। योगेंद्र जी पहले सवाल सुनिए। अब आप मेरे साथ, आप 3 चर्चा में रहे और हर बार मैंने कहा कि जो आप हवा क्रिएट कर रहे हैं वो हवा है ही नहीं, और आप कभी नहीं माने। याद करिए 303 सीट लेने का बात, 303 सीट याद है 3 दिन पहले, और मैंने कहा था कि 200 सीट तो आप पहुंच ही नहीं रहे, 303 कहां। मैंने आपसे एक ही बात कहा कि जनता के ऊपर गोली, लाठी, धनबल, छलबल। चलिए, आप लोग ऐसे बोलते रहिए और मोदी योगी की राहें ऐसे आसान होती रहेंगी। हाँ, अब देवराज आहूजा बोलिए, अब आप बोलिए। पर पहरा रहा जी, बहुत ही हास्यास्पद है ऐसे अपना पार्टी और ऐसे व्यक्ति का जो भाषा शैली, जो मुझे लग रहा है कि ना तो इन्होंने जो लोकतंत्र को पढ़ा है, ना ये प्रशासन को जानते हैं, ना ही किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। आप ये वो पार्टी है, चुनाव चिन्ह तो साइकिल मिलता है इनको, लेकिन इनको चाहिए कि सीधा हेलीकॉप्टर से आके सीधा राजभवन में शपथ लेना चाहते हैं, चाहे इनकी मेहनत करें ना करें। अब आप देखिए, इनके जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जैसे चुनाव में अभी विपक्ष पार्टी के रूप में आए, उन्होंने कहा कि मैं संसद में रहूंगा। तो आप इससे समझ सकते हैं इनकी प्रवृत्ति, कार्य करने का तरीका। ये लोकतंत्र के जो है बिल्कुल अव्यवस्थित, जो है आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं। उनके सभी जो है ये लोकतंत्र का जो माहौल उड़ाते हैं, ये किसी का जो सम्मान, इज्जत और मान सम्मान, बहन बेटी का भी अगर इनकी गायत्री प्रजापति, आजम खान, मुख्तार, मतलब मैं कितने नाम लूं, सभी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ये किस तरह की बात है। इनका कोई जो देश में कोई विश्वास नहीं है, इनको देश के विकास से कोई अपना मतलब नहीं है, इनको राज्य के विकास से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देखिए, आप आखिरी पंक्ति तक खड़े हुए व्यक्ति तक हम पहुंचते हैं। हम उनको अन्न की बात हो, उज्ज्वला योजना हो, कोरोना के समय साथ खड़ा होना हो, विकास की बात हो, सड़कों का कार्य हो, पारदर्शिता हो, ईमानदारी हो, सबसे बड़ा मुद्दा। देवराज जी, ये तो हुए, अब आप सुनिए, अब आप सुन लीजिए। बुलडोजर बाबा को जनता ने हाथों हाथ लिया है और कानून व्यवस्था की स्थिति उन्होंने संभाली, इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन याद रखिए, अपेक्षाएं बहुत हैं और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग हैं, अगर चाहे वो किसी पार्टी में हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये दरकार है और अपेक्षा भी है, क्योंकि बाबा पर भरोसा ही इसीलिए किया गया है। जी जी जी, अपेक्षा भी है और हमें जो अपने खरे भी उतरेंगे। पिछले 5 वर्षों में आपने कार्यकाल देखा हो तो एक भी भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं आया। कानून व्यवस्था के रूप में लखीमपुर खीरी का केस जो है, हालांकि आशीष मिश्रा ने जो भी अपना हरकत की वहां पर, उसको जो सजा बाबा आदित्य योगीनाथ ने ही तो दिलवाई। ठीक है। अब सवाल फिर, पूरे लखीमपुर खीरी में 8 सीटें जो जीत के आए, तो ठीक है। जी, जनता जो है विश्वास करती है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पे लोगों ने भरोसा जताया है।
योगेंद्र यादव जी फिर सवाल मैं देवराज जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। ये बताइए, आप पर सीधे सीधे जिस दिन से आपका घोषणा पत्र जारी हुआ, आज आप मूल्यांकन करिए और मैं याद दिलाऊंगा, एक एक सवाल करूंगा और आप सब सवालों का जवाब दीजिए। और जब ये प्रधानमंत्री से लेकर के योगी आदित्यनाथ एज ए मुख्यमंत्री आपसे कह रहे थे और जनता से कहते थे कि अपराधियों की पार्टी है, आप में इतना बड़ा आत्मविश्वास नहीं, अपने पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं कि आप लोग उदाहरण के साथ ये साबित कर सकते कि आपके पास अपराधी पृष्ठभूमि के लोग नहीं है, आपको उस पर फक्र है। और राजभर ने तो क्या क्या बयान दिया जो आपके सहयोगी थे, आपको पता है, याद दिलाऊं उसे भी। मैं माननीय जी को यही पूछना चाहता हूँ कि पहले तो हमें यही बता दें कि आपके माननीय मुख्यमंत्री जी पे कितने मुकदमे थे, कितने खत्म किए और उत्तर प्रदेश में आप कानून व्यवस्था, हाथरस बेटी वाला आप कांड देख रहे थे, पूरे देश की जनता चिल्ला रही थी। आप अभी कल का चुनाव वीडियो देख रहे होंगे, अभी मैनपुरी का वीडियो आपने देखा होगा, अस्पताल में भर्ती है। बहुत मैं कभी कभी सोचता हूँ, खत्म कर दिया। सुनिए योगेंद्र यादव जी सुन लीजिए, योगेंद्र यादव जी सुन लीजिए, बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले योगेंद्र यादव जी रट्टाफिकेशन मत करिए, योगेंद्र यादव जी रटी रटाई बात मत बोलिए, मैं बोलने भी नहीं दूंगा। जो मैं पूछ रहा हूं या तो मुझे आप सवालों में सवाल करके मुझे फंसाइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। और सवाल मैं आपसे ये कर रहा हूं कि ये रटी रटाई बातों को कहने के बाद भी आप 202 नहीं पहुंचे सर, ये क्यों नहीं मान लेते आप? मैं मानता हूँ हाँ जो बेईमानी ठीक है, जो कुछ हुआ, मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हाँ दीजिए, आप बधाई देना ही पड़ेगा भाई। रातों रात मेरे नेता को 12 बजे 2 बजे 3 बजे तक रोडों पे जनता खड़ी रही और हमारे नेता का वो प्यार और स्नेह और जनता आज भी हमारे नेता के साथ है। लखीमपुर खीरी में के लिए जनता नेता का लखीमपुर खीरी को कितना बड़ा प्रयोगशाला बना दिया था आपने, क्या कर लिया आपने लखीमपुर खीरी में? कोई सुनने वाला है? अरे बताइए ना, लखीमपुर खीरी में क्या कर लिया आपने, हाथरस में क्या कर लिया आपने? और सवाल पूछूं? जिंदा बेटी जला दी गई, हम लोगों को जाने नहीं दिया। जनता ने क्या निर्णय दिया? क्यों वही बातें करते हैं, क्यों वही बातें करते हैं? उत्तर प्रदेश की जनता निर्णय खूब देना चाह रही है। अच्छा मुझे ये बताइए दोनों प्रयोग हो, ये बहुत उत्तर प्रदेश की बहुत भोली योगेंद्र यादव जी, उदाहरण देता हूँ। एक कार्यकर्ता को अभी चुनाव जब वोट पड़ गए, इसके बाद मैंने पूछा, हमने कि भाई मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब आप योगेंद्र यादव जी, अब आप योगेंद्र यादव जी, अब आप डिबेट को आप योगेंद्र यादव जी, मैं अब आपसे सवाल ही नहीं करूंगा। रटी रटाई बात कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा। रटी रटाई बात सुनने में थोड़ी बात करनी है, तर्कों के साथ आप बोलिए ना। मोहम्मद अमीन साहब, समाजवादी पार्टी विपक्ष की भूमिका अदा करेगी, अन्याय के खिलाफ समाजवादी पार्टी खड़ी रहेगी। जिस व्यक्ति गरीब, मजदूर, छात्र, नौजवान, व्यापारी किसी के साथ अन्याय होगा, वह समाजवादी पार्टी सड़कों पर बिल्कुल आपको करना भी चाहिए, आपको करना चाहिए। इसीलिए आपको जनता ने जनमत का फैसला है, जनता ने इसीलिए चुना है, जिन भी प्रतिनिधियों को चुना है। मोहम्मद अमीन साहब, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो थोड़ी सी प्रशासनिक चूक के चलते विपक्ष को हार का ठीकरा फोड़ने के लिए इलेक्शन कमीशन मिल जाता है, कहीं ना कहीं कोई चूक रह जाती है। सर क्या ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे मिनिमम ये स्थितियां उत्पन्न ही ना हो, ये सुनिश्चित हो सके? अमीन सर, देखिए, इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए कि विपक्ष को जिता दे तो कोई परेशानी नहीं है। वो अगर निष्पक्ष चुनाव कराएगा तो इसी तरह के ये लोग आरोप लगाते रहेंगे। सवाल इस बात का है कि इन्होंने क्या किया देश के साथ में। आज आप देखिए, मैं डाटा निकाल के देख रहा था तो मुसलमानों को निषेध करें, देवबंद से बीजेपी जीत गई है, उठा के देखिए डाटा, उसमें क्यों जीत गई? कहाँ मुसलमान है? क्यों नहीं? मुसलमानों ने वोट दिया है। अब ये हर एक को ये चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि हरिजन उससे गुलाम है, समाजवादी चाहती है कि मुसलमान और यादव उससे गुलाम है। ऐसा नहीं है, उनके इजावा से बीजेपी जीती है और मुसलमानी क्षेत्र से भी बीजेपी जीती है। क्यों? क्योंकि मुसलमान से लोगों ने, यादवों ने, सभी कास्ट के लोगों ने उससे वोट दिया है। वोट इसलिए दिया है कि हो सकता है उन लोगों ने काम किया होगा। जनता आज बहुत होशियार है, डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल वर्ल्ड की वजह से हर
लेवल है, हर आदमी देखता है और हर आदमी इस बात को समझता है। इन लोगों के टाइम में जो योजनाएं थी उसमें पैसे खा जाते थे। आपकी बात जो प्रधानमंत्री ने किया इस काम को, तो ये जनता तक पहुंचा पैसा, जनता तक इसी में पहुंची है। अब आप जवाब देंगे योगेंद्र यादव जी? मुसलमान आपका गुलाम नहीं है, बहुत बड़ी बात कही है। रिटायर्ड अधिकारी हैं, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। नहीं, टिकट के चक्कर में होंगे, इनको भी टिकट देगी समाजवादी पार्टी, इनको भी सम्मान देगी। अच्छा, मतलब आप एक रिटायर्ड अधिकारी का इस तरह से असम्मान करेंगे, इस तरह से बेइज्जती करेंगे? सम्मान करेगी। बताइए आप सोचिए, आप स्क्रीन पर बैठ करके क्या कुछ बोल रहे हैं। दिवाकर जी, किसी भी संस्था के किसी भी अधिकारी, पूर्व अधिकारी, मतलब आपके सामने, मतलब आप लोग सोचते क्या है अपने आप? भाजपा के पास हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इसके अलावा है क्या? अर्थ पर बात करेंगे, आर्थिक मुद्दों पर बात करेंगे योगेंद्र यादव जी, बोलिए। चर्चा में तैयार हैं? चर्चा के लिए पूछूं सवाल? आर्थिक का पता नहीं। दिवाकर जी बोलिए। इनको आर्थिक का तो खैर जो दूर दूर तक पता ही नहीं होगा, तंत्र का नहीं पता, इसका सम्मान कैसे करना वो नहीं पता। जो व्यक्ति अपने पिता का सम्मान नहीं करता, चाचा का नहीं करता, इनका तो कल्चर ही यही है। इन्होंने भारत में अव्यवस्था करने के कारण, अभी आप देखिए मोहम्मद अमीन साहब जो है चुनाव अधिकारी रहे, ज्वाइंट डायरेक्टर है और खुद अपने मुस्लिम समाज से हैं। उन्होंने कितनी अच्छी बात की, उन्होंने उदाहरण दिया देवबंद का, या ब्रजेश सिंह जी जो है। तो ये नीतियां होती हैं अपना पार्टी की, जो कोने कोने तक जो है देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है, उनको लाभ पहुंचता है, जिस कारण वो वोट करता है किसी पार्टी को, वो एक्सपेक्ट करता है, अपेक्षा करता है, उस पर खरा उतरने काम होना चाहिए। बिल्कुल देवराज सर, देवराज जी मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि मोहम्मद अमीन सर से हमारा संपर्क टूट चुका है। हम संपर्क कायम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। और सुनिए, आप सुन पा रहे हैं सर? जी जी सुन रहा हूँ। हाँ सर बोलिए। मोहम्मद अमीन सर आप सुन पा रहे हैं? मोहम्मद अमीन सर से मेरा संपर्क टूट गया है और देवराज सर आपका वीडियो हमारे पास नहीं उपलब्ध है फिलहाल, हालांकि हम आपकी वॉइस, आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। लेकिन योगेंद्र यादव जी, आपने भड़ास खूब निकाली, मुद्दों पर बात आप करते नजर नहीं आए और शायद यही कारण था कि आपको आज का ये दिन देखना पड़ा जब 403 में सिर्फ 3 सीट छोड़ रहे थे आप और 4 सीट जीतने का दावा कर रहे थे। भारतीय लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी विडंबना है और भारतीय लोकतंत्र का ये प्रतीक भी है कि जनता जो तय करती है वही होता है, क्योंकि जनता जनार्दन है। इस देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को विपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए जनमत दिया है। उस जनमत का सम्मान करके अब विपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए समाजवादी पार्टी को आगे आना चाहिए। हम यही सोचते हैं, हम यही चाहते हैं एक पत्रकार के रूप में और एक उत्तर प्रदेश के नागरिक, इस देश के नागरिक होने के नाते। लेकिन अनर्गल प्रलाप के माध्यम से यदि जनता को बरगलाने की कोशिश होगी तो भारतीय लोकतंत्र में जब जनता जनमत का फैसला करने जाती है एक मतदाता के रूप में, तो शायद उसके विवेक को अब समझ लेने की जरूरत उन तमाम राजनीतिक पार्टियों की है और उनके नेताओं को है और उनके कर्णधारों को, उनके विश्लेषकों को है, जिन्हें समझना चाहिए कि मजबूत और परिपक्व लोकतंत्र में जनता बहुत समझदार है और वो जो सोचती है वो करती है और मुद्दों के आधार पर वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। इसलिए इलेक्शन कमीशन जैसे संस्था पर इस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप के दौर अब समाप्त होने चाहिए। हम यही चाहते हैं। आगे क्या होगा, कितने अभी आरोप और प्रत्यारोप के दौर चलेंगे और विपक्ष की भूमिका कब अदा करेगी समाजवादी पार्टी और बुलडोजर बाबा अर्थात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कब पूरी तरह से फॉर्म में आकर के उत्तर प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे, ये देखना होगा। एबी स्टार न्यूज उसकी जानकारी देगा, उसका विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करता रहेगा। इसलिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।